अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पंजाब की 3 दरियाओं में सैलाब की शिद्दत पिछले 6 रोज से बरकरार है। दरिया चनाब, रावी और सतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब अपने रास्ते में आने वाली बस्तियों, कस्बों, देहातों और शहरों को रोनते हुए राजनपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ की तरफ बढ़ रहा है। जबकि 3 रोज बाद बड़ा सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होगा, जहां सिंध हुकूमत ने 10 लाख क्यूसेक के रेले से निमटने की तैयारी होने का दावा किया है, मगर पीडीएमए का कहना है कि सिंध में गुड्डू बैराज पर 13 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल हो सकता है। यानी पंजाब में बड़े पैमाने पर सैलाब से तबाही के बाद सिंध पर भी खतरात मंडरा रहे। और तशवीश की बात यह है कि भारत से सैलाबी रैलों की आमद और मुसलसल बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाब की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक दरिया चनाब में भारत ने सलाल डैम से एक और बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया है, जो 2 दिन बाद हेड मराला के मकाम पर 8 लाख क्यूसेक के रेले के साथ पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिससे शुमाली पंजाब के अजला सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद एक बार फिर डूबने का खदशा है। एनडीएमए के मुताबिक इस वक्त दरिया चनाब में 5 लाख क्यूसेक का रेला मुल्तान में दाखिल हो चुका है। दरिया रावी में 2,15,000 क्यूसेक का रेला साहिवाल और फैसलाबाद के दरमियान मौजूद है, जबकि दरिया सतलज में एक बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त भावलपुर से गुजर रहा है। और अगले 2 रोज में ये तीनों पंजनत के मकाम पर दरिया सिंध में मिलने के बाद सिंध में दाखिल हो जाएंगे, जहां सैलाब से निपटने की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। जबकि सैलाब अब तक पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही मचा चुका है। भाई वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने आज सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसील बताते हुए कहा कि सैलाब से अब तक पंजाब में 33 अफराद जहां हो चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और हुकूमत जहां एक तरफ सैलाब से नुकसान को कुदरती आफत करार दे रही है और भारतीय आबी जारियत का नतीजा करार दे रही है, वहीं हुकूमत के अहम वजीर ख्वाजा आसिफ इस तबाही में हुकूमतों और इंतजामिया की कोताहियों की भी मुसलसल निशानदेही कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि अगर एक अहम हुकूमती वजीर और हुकूमती अरकान असम्बली भी सिर्फ मसाइल की निशानदेही करेंगे तो मसाइल को हल कौन करेगा? इस बारे में वजीर दफा ख्वाजा आसिफ से बात करेंगे, जो इस मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सैलाब एक नेचुरल डिजास्टर है, कुदरती आफत है, और उसके असरात, उसकी तबाही हम देख भी रहे हैं। आज भी हमें बताया गया कि 20 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, 2000 से ज़्यादा गाँव और देहात मुतासर हुए हैं। तो ये नेचुरल डिजास्टर तो है, लेकिन जो आपके मैंने बयानात सुने हैं, जो आपके मैंने ट्वीट्स देखे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर के साथ साथ हमारी अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से तबाही जो है वो ज़्यादा हुई है। मैं जो स्ट्रांगली फील करता हूँ कि मैंने कल सियालकोट में कहा भी कि जब अल्लाह ताला कोई आजमाइश आप पे लगाता है, डालता है, तो वो उसके साथ जो है उसके कोई रास्ते भी उसका भी तयन कर देता है। हमने तो ये रास्ते ही बंद कर दिए हुए हैं। जितनी बेदर्दी के साथ और जितनी मैं बेशर्मी के साथ कहूँगा, ज़रा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लोगों ने बना लिए हैं वहाँ पे वाटरवेज के अंदर घर फैक्ट्रियाँ। मैं आपको अभी एक क्लिप भिजवाता हूँ, जो मैंने एक बंदे के सामने, जिसने अपनी भैंसों का जो है वो हम पंजाबी में कहते हैं वाड़ा, वो बनाया हुआ है, पानी के अंदर बनाया हुआ है। और वो मैं आई आर्ग्यूड विद हिम, मैंने कहते हैं जी चलें आप बाकियों को भी ख़त्म कराएं। तो अक्रॉस द नाला जो है एक करोड़पति नहीं अरबपति बंदे ने अपनी फैक्ट्री बनाई हुई, उसकी फैक्ट्री जो है कल रात गिर गई है, बिकॉज पानी चढ़ा हुआ ले गया पानी उसकी फैक्ट्री का एक हिस्सा। अब इसका क्या इलाज किया जाए? आपकी जो आम आदमी जो है वो लॉ को जो है वो अबाइड करने को तैयार ही नहीं है। ये पानी जो है इसने वो क्या पानी कर दिया हमें जो है। सही, ये हम लोगों को जो है। अब ये मसला सिर्फ आपके शहर सियालकोट का नहीं है, पंजाब के दीगर शहर, सारे पाकिस्तान का है, सारे पाकिस्तान का है। लेकिन लोग देखें, जो चीज आप बात कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है, आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर ये कहते हैं कि एक सीनियर सियासतदान जिसका पार्टी में भी बड़ा अहम रुतबा है, बड़े सीनियर है पार्टी के, 7 मरतबा शायद एमएनए इलेक्ट हो चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ निशानदेही करेंगे तो फिर इलाज कौन करेगा, हल कौन निकालेगा? ये निशानदेही तो मीडिया का काम है, लोगों का काम है, ऑपोजिशन का काम है, हुकूमत का काम तो इन मामलात को दुरुस्त करने का है। लेकिन नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे आपकी बात से बिल्कुल जो है वो कोई जो है मेरा कोई इसके साथ कोई क्या कहते हैं, कोई आपके साथ इस बात के ऊपर कोई भी आर्गूमेंट नहीं मैं दूंगा। लेकिन बात सुने ना, मैं बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे कुलीग्स की जिम्मेदारी बनती है, हमारी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, कोलिशन पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है, इनको ठीक करें। लेकिन इतनी बर्बादी हुई है,
आप देखें एक इतना बड़ा नाम है ठेकेदारी में ZKB का जी, वो उन्होंने जो हाल कर दिया है मेरे शहर का कि एवरीथिंग ऑलमोस्ट एवरी रोड जो है ना वो इट हैज केव्ड इन, और नीचे से पाइपें नजर आ रही हैं, नंगी पाइपें नजर आ रही हैं, ऊपर जो लुक डाली हुई है या ऊपर जो सरफेस जो है उसके पाइपों के दरमियान कोई जो है हॉलो थी जो बिल्कुल बैठ गई है। अब सारे मैंने अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले कि ऊपर बजरी डाल के ऊपर रेत डाल के ना वो मेकअप करके सड़क का जो है ताकि इसकी तस्वीरें ना खुले। तो इस मुल्क में एक ठेकेदार जो है, एक ठेकेदार वो ख्वाजा आसिफ से जो कि इतनी मर्तबा MLA रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर रखते हैं कि उनके शहर में ये कुछ कर गए और कुछ नहीं कर सकते वो। मैं बताता हूँ आपको, मैं पिछले ये 2019 में इन्होंने काम शुरू किया। मैंने पिछले 2-3 साल में इनसे खुद भी बात की है, ZKB वालों से। मैंने इनके बुजुर्गों से, हाजी साहब से भी बात की, इनका जो बेटा सेनेट का मेंबर है मैंने उससे भी बात की। मैंने अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट का या हमारी गवर्नमेंट से पहले जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे या डिप्टी कमिश्नर से, मैं उनसे भी बात करता रहता कि ये काम गलत हो रहा है, ये जो है आई वॉश है, ये नहीं ठहर सकेगा काम जो है। मैं बाहर डिस्पोजल बनाई। मामा पिछले 1.5 साल में तो आई जस्ट गिव अप कि ये वो काम ही नहीं कर रहे। उन्होंने कहीं मूड आता है थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी बिग पीपल। जो लोग जो है माल के जोर के ऊपर सेनेट में पहुंच सकते हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है बाय कर सकते हैं, तो मेरी क्या हैसियत है उनके आगे। बिल्कुल मैं एडमिट करता हूँ इस बात को। मैं बिल्कुल दे आर टू बिग फॉर मी टू इवन उनको जोल्ट भी नहीं कर सकता मैं जो है। अच्छा, ये ZKB ठेकेदार जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका बेटा भी सेनेट में, मैं सुनवाना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने उनके हवाले से क्या कहा था। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, प्लीज जरा सुनाइए फिर आप जवाब दीजिएगा इस पे। ZKB का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो माशाल्लाह बड़ी तनदेही से इस मंसूबे पे काम कर रहे हैं। ZKB की भी क्वालिटी बहुत बेहतर है और स्पीड भी बहुत अच्छी है। जी, नवाज शरीफ साहब ने उनको खड़ा करके तालियां बजवाई थी। मेरी बात सुने, हो सकता है मेरे शहर की बदकिस्मती है, इन्होंने अच्छे काम भी किए हों जिनकी तारीफ जो है जेन्युइनली हो रही हो, लेकिन मुझे एक और सिलसिले का पता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, मैं आपको कल लेटेस्ट बता भी दूंगा पूछ के जी। उसमें ये क्वालिफाई नहीं करते थे क्योंकि वो जो काम था ये इन्होंने माजी में नहीं किया था, इनके कॉम्पिटिटर्स जो थे उन्होंने किया हुआ था। So they were in competition with people who were better placed for that work. तो उसके लिए इन्होंने जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए वो मैं फोन पे नहीं बताना चाहूंगा, और उस वक्त भी हम गवर्नमेंट में थे। सही। अच्छा, मैं ओवरऑल आपसे सवाल 2013-14 की बात कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट जो है मुझे अभी रिसेंटली मैंने किसी से पूछा है तो उस पर काम होना शुरू हो गया हुआ है। मैं चेक करूंगा कि वो यही कर रहे हैं काम या कोई और कर रहा है काम जो है। सही। एक ओवरऑल मैं जरा आपसे जो चले, हम तो एक अब शहरों के हवाले से बात करें, वहाँ पे क्या बदइंतजामी हुई है, लेकिन ओवरऑल मुझे बताइएगा ख्वाजा साहब, ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं बेवक्त और ये बढ़ती जाएंगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 2022 में कह रहा था हमारा $30 बिलियन का नुकसान हुआ है, हमने $11 बिलियन की प्लेजेस हासिल की। आपके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं हम वो हासिल नहीं कर सके क्योंकि हम क्रेडिबल मंसूबे पिच ही नहीं कर सके दुनिया भर को। वो $11 बिलियन में से हमें चंद $1 बिलियन मिले, बाकी मिले ही नहीं। इस मुल्क का मुस्तकबिल हम कैसा देख रहे हैं, क्योंकि ये सैलाब आएंगे, हम हर 2-3 साल बाद $20-30 बिलियन का नुकसान नहीं अफोर्ड कर सकते। हम $1 बिलियन के लिए IMF के पास जा रहे होते हैं। क्या करेंगे? हाउ डू वी सर्वाइव? मैं देखें, इट्स ए वेरी वाइडर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आप सही निशानदेही उस प्रॉब्लम की कर रहे हैं। लेकिन मैं एक लेमैन की हैसियत से, आप अगर सिर्फ अपनी जो ये पानी आ रहा है, चाहे वो बारिशों से आ रहा है या ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं या क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जो भी आ रहा है, उस पानी ने अपना रास्ता तो बनाना है, कम से कम उसको रास्ता तो दें। उसको अपना रास्ता भी नहीं देते हम, उस पर तो कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता उसको पानी को रास्ता देने में। उसको रास्ता दें, उसके रास्ते में जो है मकान और मोहल्लात और फैक्ट्रियां और चीजें ऐसी ना खड़ी कर देंगे जिससे उसका सोसाइटियां, बिल्कुल सोसाइटी, पार्डन मी मैं भूल गया। तो या जब आप उसके रास्ते
पर रास्ता रोकेंगे तो वो हो सकता है मासूमियत के साथ गुजर जाता अगर उसको रास्ता मिलता, लेकिन जब उसको रास्ता नहीं मिलता है तो नेचर जो है वो रिएक्ट करती है। मामला ये भी है कि कुछ इंफरादी तौर पे तो लोग ये कर रहे हैं, अब बाकायदा कुछ तो एनओसी के साथ हाउसिंग सोसाइटीज भी है। इमरान खान ने शुरू किया था रूडा मंसूबा और अब आपकी गवर्नमेंट भी उसको आगे बढ़ा रही है। वहां पे भी लोगों को कंसर्न है कि रावी जिसके हवाले से कहते थे सूख गया है, वहां अभी 2 लाख क्यूसिक पानी आया है, इससे ज्यादा भी आ सकता है। तो क्या वहां पे एक नया शहर आबाद करके हाउसिंग सोसाइटीज, और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बंजर जमीन पे हाउसिंग सोसाइटीज हैं, हम ज़रात जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है वो ज़रात की जमीन खत्म करके वहां पे हम हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड हम खत्म कर रहे हैं। एक 1.5 करोड़ आबादी का शहर लाहौर है, उसके साथ 1.5 करोड़ आबादी हम मजीद बसाना चाह रहे हैं, वो भी पानी के रास्ते में। तो उस हवाले से आपकी हुकूमत कोई नजरसानी करेगी या जो मैटर चल रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल नजरसानी करेंगी। मैं आपको बिल्कुल आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस हुआ है उससे हमें ये चीजें जो है शेल्फ करनी थी। हमें शहरों को, जो एग्जिस्टिंग शहर जो है उनको जो है एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। दे विल स्टार्ट बर्स्टिंग। अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम सीम से बर्स्ट करना शुरू कर देंगे। आम नए शहर बसाएं। मैं ये आज से सैकड़ों साल पहले भी ये होता था, उससे पहले भी होता रहा है। ये एक ही शहर को आप बढ़ाते जाते हैं, चाहे वो कराची है, चाहे वो सियालकोट है या लाहौर है या पेशावर है या कोई, आप बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके जो स्ट्रक्चर जो है ना वो कोलैप्स करना शुरू कर देगा। मेरा ख्याल है, दिस इज माय हम्बल व्यू, पर्सनल व्यू, कि इट शुड बी अबैंडन्ड। इसको नहीं पुरसू करना, इट शुड बी अबैंडन्ड। इतने सारे लोगों ने पैसा लगाया, डेवलपर्स आ गए हैं, वो कहेंगे जमीन हमने खरीद ली है, जमीन भी जबरदस्ती खरीदी है, कम कॉम्पनसेशन देके खरीदी है कहीं, उसका क्या करेंगे फिर? कैसे अबैंडन करें? देखें, उसको कोई ना कोई तो पैकेज बनाना पड़ेगा। अबैंडन एक चीज जो है गलत हुई है और कंक्लूसिवली पता लग गया कि वो गलत हुई है और उसमें नेचर ने भी उसको एंडोर्स कर दिया है उस चीज को, तो उसको पर जो है अगर आप सिर्फ जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं उसकी वजह से उसको जो है कैरी किया जाए तो मैं समझता हूँ मेरा इसके डिफेंस में बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये रीजनिंग दी जाएगी कि अब देखें इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, कैसे करें? वी शुड इग्नोर दैट रीजन। वो कहते हैं केवियर अटेम्प्टर, एक लैटिन में एक टर्म है केवियर अटेम्प्टर, मुश्तरी होशियारबाज। सही। जिन लोगों ने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, they should have known better, you know। इस तरह की फिर इस तरह तो होता है, फिर इस तरह की बातों में। चलें, आप सीनियर वजीर हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा, उम्मीद करते हैं आपकी बात आपकी पार्टी सुने और उस पर नजरसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे इसी मामले पर। हमारे साथ रूडा के CEO मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कल हमने अपने प्रोग्राम में दरिया रावी में सैलाब से लाहौर में होने वाले नुकसानात और इसमें रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के किरदार का जिक्र किया था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि रूडा के तहत दरिया रावी के अंदर कई तामीरात और सोसाइटीज के क्याम की इजाजत दी गई है और हालिया सैलाब में लाहौर के इन्हीं इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, जिस पर कल इसी प्रोग्राम में सूबाई वजीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के बाद नई सूरत हाल को देखते हुए रूडा मनसूबे के हवाले से पॉलिसी देगी। जबकि आज सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में दरिया के बेड पर गैर कानूनी और कानूनी सोसाइटीज की तस्दीक करते हुए इसकी जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल दी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि रिवर बेड के अंदर आबादियों से मुतल्लिक तफसीली प्लान दिया जाएगा और इसकी रीलोकेशन पर जीरो टॉलरेंस होगी। अब अहम बात यह कि इस वक्त रावी के रिवर बेड और रावी के किनारे कई सोसाइटीज कायम हो चुकी हैं और कुछ अभी भी तामीर के मराइल में है, जिनमें से एक सोसाइटी वफाकी वजीर अलीम खान की भी है, जिन्होंने कल अपने वीडियो बयान में अपनी सोसाइटी पर होने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए सोसाइटी के डूबने की जिम्मेदारी रूडा पर डालते हुए कहा कि उन्होंने अरबों रुपए रूडा को दिए थे मगर रूडा ने अपने हिस्से का कोई काम नहीं किया। इस पूरी सूरत हाल समेत रूडा के किरदार पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है रूडा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान अमीन ने। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान साहब, वैसे तो रूडा के तहत ये जो प्रोजेक्ट है रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, इसको लेकर कई तनाज़ात कई सालों से सामने आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को सेल किया गया ये कह के कि रावी में तो पानी सूख गया है, रावी की जो रिवर बेड थी वो सूख गई है, यहाँ पानी आता नहीं है, लिहाजा जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो सैलाब की कैफियत थी उसमें यहाँ पर पानी आया, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पर बनी हुई थी उनमें पानी आया, वो डूबी। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि ये एक इंतहाई रिस्की प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब जब यहाँ पे पानी आएगा तो ना सिर्फ ये इलाके डूबेंगे बल्कि लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी डूब जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब।
थैंक यू वेरी मच शो पे इनवाइट करने के लिए। ये मिसकंसेप्शन ज़रा सा मैं क्लियर कर लूँ, बिकॉज मेरे ख्याल में अगर आप पीछे भी देखें, हम रूडा के बारे में जो बताते आए हैं, प्रॉब्ली द ओनली अथॉरिटी जो हम इनिशिएट हुई तो उसमें यही हमारा फोकस था कि इस दरिया की चैनलाइजेशन सबसे पहले होनी चाहिए। और अगर आप देखें हमारे पिछले जितने भी इंटरव्यूज या जो भी बातें हुई, उसमें सबसे पहले हमारा कोर फंक्शन ये था कि रिवर की चैनलाइजेशन करें, बिकॉज इस वक्त ये फ्लड की थ्रेट के लिए ओपन है लाहौर एज वेल एज शेखोपुरा। नंबर सेकंड, जब इंडिया ने ऊपर डैम्स बनाने शुरू किए तो उस वक्त हमने फिर ये रेस किया था, और रूडा ने जब सारी अपनी फीजिबिलिटी स्टडीज करवाई थी तो वो सारी रिवॉल्व भी इस दरिया के ऊपर थी कि अगर हमने ये फ्लड रिस्क को कंट्रोल करना है तो इसके साथ साथ एम्बैंकमेंट बनानी है। दैट इज नंबर वन। रूडा के अगेंस्ट जो पॉइंट था वो ये था कि इन फ्लड थ्रेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फ्लड्स नहीं आ सकते। तो पहले तो ये एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर लूं। वी वर ऑफ द व्यू, और हमारी फिजिबिलिटी स्टडीज और हमारी डिजाइन स्टडीज ये बता रही थी कि एम्बैंकमेंट बनाना जरूरी है। यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी के बेस पर हमने जो 5,86,000 क्यूसेक का जो फिगर आया है, दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी डन बाय रूडा, जिसको आज बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, रेलवे, एनएचए, रिंग रोड अथॉरिटीज, वो फॉलो कर रहे हैं अपने ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए। और वो हमने इसलिए कहा था कि ये एक हिस्टोरिकल फ्लड आ चुका है, इतने फ्लड के लिए अभी एम्बैंकमेंट बनाना जरूरी है, और उसकी बेस पर हमने साइफन से एम्बैंकमेंट्स बनानी शुरू की। और ये 46 किलोमीटर के दोनों एरिया को एम्बैंकमेंट बनाना मस्ट था फॉर फ्लड थ्रेट, नॉट फॉर रूडा एरिया, फॉर लाहौर एंड शेखोपुरा एज वेल। आप इमेजिन करें इस इक्वेशन से, आप रूडा को साइड पे कर दें, ये फ्लड हर साल आ रहा होगा, यू विल स्टिल नीड एम्बैंकमेंट्स फॉर इट। मुझे आपने दो चीजें, एम्बैंकमेंट और चैनलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये अब तक तो हुई नहीं है। तो जो सोसाइटीज वहां पर हैं, और ये सोसाइटीज अब रूडा के तहत वहां पर काम कर रही हैं, तो वहां पे पानी कैसे आ गया फिर? और आया तो इसका मतलब कोई प्रिवेंशन नहीं थी ना? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी। हमने जब ये एम्बैंकमेंट्स शुरू की, ये एम्बैंकमेंट्स वहां पे मौजूद हैं जो फर्स्ट फेज में हमारी हैं, बिकॉज एम्बैंकमेंट्स दिस इज आप अप से डाउन आते हैं जब आप रिवर की चैनलाइजेशन कर रहे होते हैं। साइफन से हम शुरू हो गए, 7 किलोमीटर हमने बना दिया, नेक्स्ट 7 किलोमीटर हमारा बन रहा है। जो वहां पे आबादी पहले हो गई थी, शादरा, सईद पार्क, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोसाइटीज, एक ही सोसाइटी है जो बड़ी एक रिवर फ्रंट के ऊपर है। बाकी जब हम रूडा आया, एक नहीं है, तो वैसे तो 2-3 सोसाइटीज वहां पे बड़ी सोसाइटीज है जिसमें हम देख रहे हैं पानी बहुत ज्यादा है जी। हमने जो इनहेरिट की 149 सोसाइटीज जब रूडा यहाँ आया, 149, उसमें इलीगल भी थी और कुछ ऐसी थी जो पुराने इदारों ने लीगलाइज की हुई थी, ये सारे रूडा के एरिया में थी। हमने इन सोसाइटीज के लिए जब हम पहले से ऊपर से हम आने शुरू हुए, साइफन बनाना शुरू किया, नेक्स्ट जो फेजेस थे, यहाँ पे सबको आगाही दी गई कि ये आप थ्रेट में हैं, आप इनक्रोच्ड हैं, चाहे वो जनरल पॉपुलेशन थी, बिकॉज फर्रुखाबाद का अगर आप सारा एरिया देखें तो वो सारा रिवर बेड में है। शादरा अगर आप देखें वो बिल्कुल रिवर बेड तक आ गया है। अब ये तो 20-30 साल से ये पॉपुलेशन चल रही थी और दे आर ओपन टू दीज थ्रेट्स। ये तो अगर आप देखें तो हमारे ब्रिजेस का काम सिर्फ ये है कि थ्रेट असेसमेंट आप जारी करें, उनको आगाह करें, या आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उनको वहां से रिलोकेट करें। और खासतौर पे इस दौरान भी हमने देखा है जो नई सोसाइटीज बनी उसमें नए घर तामीर हो रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो वहां पे क्या रूडा का इख्तियार नहीं है कि उनको मना करते हैं कि यहाँ पे पानी आ सकता है, आप ये ना करें? क्योंकि अब तक हमने ना चैनलाइजेशन की है, ना एम्बार्कमेंट हमारी कंप्लीट हुई है। यहाँ पे जो सोसाइटीज एग्जिस्टिंग थी उनको ये लेटर दिया गया था और उनको बताया गया था कि हमारी चैनलाइजेशन का जो टाइम फ्रेम है वो बिटवीन 3 to 5 years है। हमारा जब एम्बैंकमेंट्स का काम शुरू हुआ, दैट वाज ऑन 22nd के एंड में एम्बैंकमेंट्स का काम शुरू किया। 4 to 5 years का प्लान दिया गया कि इसमें सारी एम्बैंकमेंट्स कंप्लीट होंगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि रूडा को करना चाहिए था, नहीं, वे रूडा की ही जिम्मेदारी है, रूडा ये काम करेगा। बट फॉर एवरी इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिबिलिटीज, बाकी काम, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं, उसको साइट पे ले जा रहे होते हैं, दैट टेक्स दैट टाइम। इस दरमियान जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो जाती, फॉर सोसाइटीज जो ऑलरेडी वहां बनी हुई थी, जो पॉपुलेशन थी, उनको भी बताया गया है, सोसाइटीज को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर बताया गया है कि आप अपनी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी खुद करेंगे। कैसे करेंगे? रिवर बेड पे जरा बताइएगा कि कोई सोसाइटी हो वो कैसे प्रोटेक्शन कर सकती है? बंद बांधेंगे, इतना पानी आएगा तो बंद तो टूट जाएंगे, जो कि हमने देखा हुआ।
देखें सर, एक सेकंड, जब वो सोसाइटी बना रहे थे दरिया के साथ, और जिस वक्त प्रोटेक्शन चल रही थी, हमने अपनी स्टडीज में ये किया कि उनको एग्जैक्ट पॉइंट, हमें 1 किलोमीटर की विड्थ जो है वो चाहिए है जो दरिया के लिए, जो कि फ्लड को सेफ पास कर सके। दरिया की विड्थ जब 1 किलोमीटर तक हम ले जाते हैं, बिकॉज करंटली 400-600 है, यही हमने लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटीज को, उनको भिजवाई कि इधर तक जो है आपका ये जो एरिया है ये फ्लड इनडेटेड है, यहां तक टेम्परी मेजर में कुछ ना कुछ आप अपनी बंद या कुछ वो बनवा लें, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंटरनल उनकी जिम्मेदारी होती है ना सोसाइटीज की। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इंटरनल बना रहे हैं तो उसके साथ एक टेम्परी एम्बैंकमेंट बनाने में तो कोई इतना इशू नहीं आएगा उस वक्त बना लें, बिकॉज अथॉरिटी अगर ऊपर से काम कर रही है और ऊपर से आ रही है फॉर मेकिंग इट परमानेंट, नहीं, आप कह रहे हैं एम्बैंकमेंट सोसाइटीज को बनानी चाहिए थी। देखें, नहीं, टेम्पररी जिस वक्त हमारा काम चल रहा हो उस वक्त तक, और जो हमने वहां पे उनको लेटर किए उसमें ये कंडीशन बड़ी क्लियर भिजवाई गई थी। तो ये जो एग्जिस्टिंग, लेकिन इमरान साहब कल जो है अलीम खान साहब ने, जिनकी वहाँ पे सोसाइटी है, उन्होंने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने तमाम मेंबरान से पैसे लिए, हम जो डेवलपर्स हैं वहाँ पे हमने रूडा को एक एक पैसा उन मेंबरान का पहुँचाया जो कि अरबों में है, लेकिन रूडा जिसकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे सड़कें बनाए, वहाँ पे झील बनाए, वहाँ पे बैराजेस बनाए, इन इलाकों को फ्लड से महफूज रखे, उन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। अब माजी में हमने किसानों की तरफ से क्रिटिसिज्म देखा हो, हमने एक्टिविस्ट की तरफ से क्रिटिसिज्म देखा हो, लेकिन अब जो वहां पे डेवलपर है वो कह रहे हैं कि अरबों रुपए आपको दिए गए हैं, आपने 1 रुपए का काम नहीं किया वहां पे। चले पहले तो इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं ना कि जो दरिया की फ्लडिंग और उसका थ्रेट और उसकी एम्बैंकमेंट पे है वो फिजिबिलिटी रूडा की ही चल रही है, और रूडा ही उधर सिर्फ एक काम कर रहे हैं अथॉरिटी में, जो हमने पहले साइफन में किया हुआ है। हमारे जो फेज़ 1 के सारे डेवलपर्स हैं और जो अपनी स्कीम के मुताबिक और पेमेंट शेड्यूल के मुताबिक पे कर रहे हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसा काम हो रहा है। आपकी टीम साइट पे भी जा सकती है और प्रॉब्ली मीट कर सकती है उन डेवलपर से भी। जहां तक पार्क व्यू का ताल्लुक है वो थोड़ा सा देखें डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है कि एक ये सोसाइटी ऑलरेडी बन गई थी दरिया के साथ, और जब हम अपने एरिया में आए तो उन्होंने हमें एप्लीकेशन की कि ये फेज 3 के हमारे एरिया है और उसमें हमें जरूर अरूडा के एरिया में जरूर शामिल किया जाए, बिकॉज वो ऑलरेडी हमारे एरिया में आ गए थे। पार्क व्यू इज एब्सोल्युटली द टेल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, बिल्कुल टेल एंड तक है। अगर एक साइड में सिर्फ पार्क व्यू के साथ कोई एम्बैंकमेंट बना दी जाती है और ऊपर से उसकी कोई सेफ्टी नहीं होती, या ऊपर से वो एम्बैंकमेंट कंटिन्यूअसली नहीं आ रही होती नीचे, उस वक्त तक भी वो फ्लड थ्रेट में रहते हैं। यही चीजें हमने वो खाली आप कह रहे हैं कि अपने जाती मंसूबे की बात कर रहे हैं, वो तो पूरे रूडा की बात कर रहे हैं कि वहां तो 1 रुपया खर्च नहीं किया आपने इसको महफूज बनाने के लिए। आप कह रहे हैं कि सिर्फ अपने मंसूबे के हवाले से बात कर रहे हैं। नहीं शहजाद साहब, मैं आपको यही बता रहा हूं कि वो रूडा के बारे में जो बात कर रहे हैं वो फेज 1 में हमारे बाकी जो डेवलपर्स हैं उनसे बड़े आसानी से पूछ सकते हैं, और वो उधर काम जो चल रहा है वो जाके देख सकते हैं। तो फेज 1 से ही हम ऊपर से आएंगे ना। अगर मैं घर बना रहा हूं तो नीचे ग्राउंड फ्लोर तक फर्स्ट और फिर सेकंड पे आके पहुंचूंगा। अच्छा, मुझे कुछ चीजें जरा क्लैरिटी इसकी दें जो कि आ चुकी है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली आप सीईओ हैं रूडा के। इस वक्त रिवर बेड पे सोसाइटीज और इसके अलावा आबादियां मौजूद हैं जिसमें गैर कानूनी भी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिनको माजी में एनओसी मिला और बाद में जब आपकी अथॉरिटी बनी तो आप लोगों ने भी उनको एनओसी दिया, ऐसा ही है? नहीं, इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। देखें, रिवर बेड की जब हम बात करते हैं ना, आप जब रेलवे ब्रिज से आगे जा रहे होते हैं टूवर्ड्स शादरा और इस एरिया में, यहाँ पे बहुत सी जगहों में जो आपको नजर आ रहा होता है सामने रिवर, उसकी विड्थ आपको बड़ी कम 400 फीट या 600 फीट मीटर नजर आ रही होती है, और उसके साथ बाहर आबादियां बनी हुई हैं जो कि एग्जैक्टली रिवर के बेड में अपने आप को शुमार नहीं कर रही होती। वो तो जो रूडा की स्टडी, लेकिन अब तो जो हमने देखा जितना पानी आया वो रिवर बेड ही है ना। जी, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे लिए एज एन रूडा अथॉरिटी रिवर बेड है द 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द फिजिबिलिटी दैट वी हैव डन। Anybody falling in that 1 kilometer of stretch, जो कि शादरा, फर्रुखाबाद, सईद पार्क, इसमें बहुत सारा एरिया इलीगली इंक्रोच्ड है, वो रिवर बेड में है। और इसमें ऐसी पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स जो ब्रिजेस बने हुए हैं उसके साथ नीचे आए हुए हैं सारे, और पॉपुलेशन आई हुई है उसमें, तो यहाँ पे इंक्रोच है। तो इसको फ्लड थ्रेट को पहले तो ये देखा जाए कि फ्लड थ्रेट को सेव करने के लिए उस 1 किलोमीटर के स्ट्रेच को इधर खाली होना है।
अच्छा, अब ये जिम्मेदारी आपकी, आज मरियम औरंगजेब साहिबा सीनियर मिनिस्टर है पंजाब की, उनसे जब इसी हवाले से सवाल हुआ रूडा के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसको पूरा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिवर बेड पे कुछ गैर कानूनी सोसाइटीज हैं, उनको भी खत्म करेंगे, जो कानूनी है जिनको एनओसी मिल चुका है लेकिन रिवर बेड पे है उनको भी हमें रिलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इंसानी जानों का मामला है। तो इसमें जो सोसाइटीज हैं वो तो आती हैं, लेकिन कल को जब रूडा की डेवलपमेंट फर्दर बढ़ेगी, वहां पे भी आबादी आएगी, तो यानी कि वो सोसाइटीज भी आ जाएंगी। तो क्या उनका इंतजार करेंगे, उनको रिलोकेट करेंगे, या अब से ही कोई प्लान चेंज करेगी रूडा और पंजाब हुकूमत? देखिए, प्लान ऑलरेडी है। ऐसा कोई लीगल ऐसी कोई सोसाइटी, मतलब पहले दूसरी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज, ऐसी कोई एनओसी नहीं दी गई रूडा की तरफ से जो कि किसी सोसाइटी को जो कि रिवर बेड में है और वहाँ पे काम कर रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर फेज 1 में हमारे पास सोसाइटीज़ हैं जो सफ़ायर बे है या एमरल्ड में जो काम हो रहा है, जब तक बंद नहीं बन जाता वहाँ पे सोसाइटी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। तो ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है। अलीम खान साहब ने कल कहा कि मैंने पहले एनओसी लिया हुआ था एलडीए से, वासा से, बाद में जब अथॉरिटी बनी तो तमाम एनओसीज उनको रूडा की तरफ से भी मिल गए, तो उनकी सोसाइटी तो है ना वहाँ पे? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, मैं नई की बात कर रहा था। अभी एग्जिस्टिंग की तरफ आते हैं। मैं एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, जहाँ पे आबादी है वो तो एग्जिस्टिंग ही है ना जी। जो मरियम साहब ने कहा कि रिलोकेट करना पड़ेगा हमें जी, जो एग्जिस्टिंग है और जो 1 किलोमीटर के बेड में आ रही हैं, वहां तक कोई एनओसी किसी को जारी नहीं की गई। ये मैं अगेन क्लियर कर दूं, इसमें देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी दैट नो एनओसी हैज बीन इशूड टू एनी सोसाइटी जो लेकिन जो वहां पर है, इसका मतलब जो वहां पे एग्जिस्ट करती है वो बगैर एनओसी के एग्जिस्ट कर रही हैं। जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनका वो वाला पार्ट जो कि दरिया में है वो कभी अप्रूवल में नहीं आ सकता, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बैंकमेंट। तो ये क्लैरिटी मैं आपको दे दूं कि ऐसी कोई एनओसी इशू नहीं की गई कि जिसमें वो दरिया वाला पार्ट भी है और वो भी। तो मतलब वो सोसाइटीज स्ट्रेच करती गई, अपने आप वहां पे घर भी बनते गए, लेकिन एनओसी उनके पास नहीं था। एब्सोल्युटली। और जो रूडा ने भी उनको फैसिलिटेट और वो करवाएंगे, दैट इज अप टू अ लेवल जो कि दरिया से पीछे होगा। जो दरिया से आगे वो उनको रिलोकेशन। आपने उनसे कहा कि आप टेम्परेरी अपना इंतजाम कर लें प्रिवेंशन का, आपने कहा थ्रेट भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने, आपकी अथॉरिटी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, एक्शन देखिए, एक्शन हमने मुख्तलिफ, हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल है, जहाँ पे हमारी फोर्सेस इन एरियाज में जो फ्लड पे है वहाँ पे एक्शन, इन्फोर्समेंट, एफआईआरस, ये सारी चीज़ें हम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के थ्रू करते रहे हैं। आई मीन लास्ट टाइम अभी ये जो ऑपरेशंस चल रहे थे, इस साल में हमने सिर्फ 2000 ऑपरेशन उन इलीगल लोगों पे किए हैं जो कि यहाँ पे आ रहे थे। लेकिन उसकी वजह हम तो जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें लोग आके कह रहे हैं कि हमने घर खरीदा, जमा पूंजी अपनी लगा दी, क्योंकि हमें पता था कि ये सोसाइटी यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी अथॉरिटी ने इनको अप्रूवल दिया होगा। अब आप कह रहे हैं कि देखें उनके कुछ फेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अप्रूवल नहीं था लेकिन घर बन गए, तो वो बेचारे तो अपना साया पैसा डुबो दिए ना उन्होंने। आज कोई बेचने जाता है तो कोई इस दरिया में बने हुए मकानात को तो नहीं खरीदेगा। देखिए, एम्बैंकमेंट जब बन जाएगी तो ये तो सारी सेफ्टी आ जाएगी दोनों तरफ में। इट्स नॉट अबाउट अ सोसाइटी, इट्स अबाउट ऑल दैट पॉपुलेशन जो वहाँ पे बन चुकी है, वो होना चाहिए था। और मगर एम्बैंकमेंट के दरमियान मैं अगेन कह दूं, अनफॉर्चुनेटली जो एम्बैंकमेंट के दरमियान कोई प्रॉपर्टीज आ रही होंगी तो वो एब्सोल्युटली उसको तो हटाना पड़ेगा। उसका कोई जो सारा मास्टर प्लान है इस रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का, आपने देखा, आपको पता ही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 2021 में इस पूरे प्रोजेक्ट को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ हिस्सा उस जजमेंट का सस्पेंड कर दिया और अभी तक जो मामला है वो पूरा सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इस पे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल नहीं दिया है। लेकिन उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में ये लिखा था कि 2 इदारे हैं, एक है पाकिस्तान कमीशन फॉर इंडस वाटर और दूसरा इदारा है फेडरल फ्लड कमीशन, जो कि फोरकास्टिंग करता है फ्लड्स के हवाले से, और यही 2 इदारे हैं जो कि इस पर काम करते हैं। लेकिन इस पर कहा गया है कि एडमिटेडली, यानी कि रूडा ने खुद एडमिट किया इस बात को कि जो मास्टर प्लान इसका बना था, इन दोनों इदारों से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई थी। यानी कि जो बुनियाद है मास्टर प्लान जो होता है किसी भी मंसूबे का, किसी भी प्रोजेक्ट का, उसमें आपने 2 इदारे जो कि रिवर के हवाले से बता सकते थे, आपको गाइड कर सकते थे, इंडिया के हवाले से सारी मॉनिटरिंग ये कर रहे होते हैं कि वहां पानी कितना है, कितना छोड़ा जाएगा, उनसे आप लोगों ने कंसल्ट ही नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है। जब 2020 में ये अथॉरिटी बनी और यहाँ पे एक एरिया डेजिग्नेट किया गया, तो ये मास्टर प्लान उस वक्त बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। कोई कंसल्टेशन नहीं की गई थी इन फ्लड कमीशंस और इन सारे उसके।
और उसकी वजह से ही हाई कोर्ट ने इस मास्टर प्लान पे एतराज़ किया था। 2021 में जाकर उसके बाद मास्टर प्लान बनाया गया, उसके बाद इन इदारों के साथ कंसल्टेशन की गई और प्री और पोस्ट फ्लड कमीशंस में रूडा फिर 2022 से ऑनवर्ड इस प्रोसेस का हिस्सा रहा। और इस वक्त पंजाब में वाहिद जो सिटी का मास्टर प्लान है जो डिटेल लेवल तक अप्रूव्ड है वो रूडा का ही है। तो जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी वो बिल्कुल करेक्ट दी थी। जिस दौर में, जिस टाइम में, जिस सोच के साथ इसको शुरू किया गया था, उस वक्त ये सारी प्रॉब्लम्स थी और उस वक्त ये मास्टर प्लान और ये अप्रूवल्स नहीं थी, जो कि 2021 में फिर जाके अथॉरिटी ने शुरू की और उसके बाद ये सारे काम किए। तो मेरे ख्याल में कि ये जो इसके बाद आपने इन दोनों अथॉरिटीज से मुशावरत की, कंसल्टेशन की मास्टर प्लान बनाने से पहले? जी। अभी जो प्री और पोस्ट फ्लड कमीशन की जो मीटिंग्स होती हैं हर साल, उसका रूडा बाकायदा हिस्सा भी है और फिर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ये हमारा जो मास्टर प्लान था, इंक्लूडिंग पंजाब के इदारे और जो फेडरल के इदारे जो इसके साथ अटैच्ड है, उनके थ्रू ये मास्टर प्लान फिर तो बनाया आपकी प्लानिंग जो है वो कितना पानी इस दरिया में आए तो बर्दाश्त कर लेगा आपका ये पूरा मंसूबा? क्योंकि अब तक तो हम देख रहे हैं कि 2.25 लाख आया है क्यूसेक पानी, और इसमें जो पिछले साल आपने जहां पे रैली की थी, कार रैली की थी, बीबीसी ने उस पर रिपोर्ट की है कि उस वक्त कार रैली हो रही थी, आज वहां पे शायद आपको बोट कंपटीशन करवाना पड़े, इतना वहां पर पानी है। तो अगर 1988 की तरह, जिसमें मुझे कल बताया वहां के जो इलाके के लोग हैं कि उस वक्त 5.5 लाख क्यूसेक पानी आया था, तो आपकी प्रिपरेशन कितनी है? हमारी अभी जो 2.5 लाख क्यूसेक का आया है, आपको वीडियोस हमने आपकी टीम से शेयर भी कर लेंगे। हमारा जो 2.5 लाख फेज़ 1 ने बिल्कुल उसको बड़ा क्लियरली और इजीली पास किया है और इसमें जो पूरी सकत थी इस स्ट्रक्चर में वो 5,85,000 पे थी, तो 6 लाख तक का फ्लड इंशाल्लाह ये पास करेंगे। फेज़ 2 फेज़ 3 पे अभी इसको प्रायोरिटी पे लेके जाएंगे। दिस इज आवर अर्लियर स्टांस एज वेल। रूडा ने जहां भी ये स्टांस रखा था वो इसी पे रखा था कि इन बंस को और इसको हमने क्विकली करवाना है, बिकॉज ये जब तक नहीं होंगे फेज़ 2 और फेज़ 3 के एरिया में, बिकॉज LSM तक तो हम इसको सेव कर चुके हैं बिकॉज हम फेज़ 1 से ऊपर से आ रहे थे। तो 6 लाख इंशाल्लाह क्यूसेक यहाँ से सेफली पास होगा और प्लस इसकी कंजर्वेशन भी होगी। सिर्फ पास नहीं करवाएंगे हम, नेक्स्ट ईयर तक पहला जो हमारा लेक कंप्लीट हो रहा है इंशाल्लाह, उसमें पहला बिराज जो कंप्लीट हो रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद इमरान अमीन साहब से हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है इमरान अमीन, रूडा के CEO। इस मंसूबे के साथ वैसे भी बड़े मसाइल रहे जिस दिन से ये रूडा अथॉरिटी बनी और ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि देखें, एक तो वैसे ही तकरीबन 8.5 लाख एकड़ का लाहौर है जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है, उसमें ही आप एक और शहर आबाद करना चाह रहे हैं जो कि 1.25 लाख या 1.5 लाख एकड़ पर है, जहां पे आबादी आप कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ मजीद होगी। यानी कि ऑलरेडी जो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोटरवेज ले लें, सड़कें ले लें, उस पर मजीद दबाव बढ़ेगा क्योंकि एक शहर पहले ही वहां पे मौजूद है। तो ये कोई हम बहुत फासले पे एक दूर कहीं नया शहर आबाद नहीं कर रहे। एक चीज ये, दूसरा ये, जब लाहौर जितना बड़ा शहर हो जिसकी आबादी 1.5 करोड़ हो, उसको जंगलात चाहिए होते ताकि वहां का इकोसिस्टम मेंटेन रहे। जंगलात को भी काटा जा रहा है ताकि वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाए, वहां पे डेवलपमेंट हो, और फिर जो एग्रीकल्चर लैंड था जिसपे आपकी हुकूमत की अपनी रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 75% ज़राअत थी। जाहिर सी बात है कोई भी बड़े शहर आबाद होंगे, और सिर्फ लाहौर नहीं है, शेखुपुरा है, दीगर है, उनको फसलें भी चाहिए, उनको एग्रीकल्चर लैंड भी चाहिए ताकि फार्म टू मार्केट एक्सेस आसान हो। वहाँ पे वो ज़रूरी ज़मीन भी ख़त्म करके लोगों से, किसानों से लेकर उनको कन्वर्ट किया जा रहा है ब्राउन में। और फिर जिस तरीके से किया जा रहा है, जहाँ पे ये खबरें आती रही, यहाँ पे रिपोर्ट हुआ, एक्टिविस्ट ने बात की, लोग अदालत तक गए कि बहुत कम कॉम्पनसेशन के तहत हमसे ज़बरदस्ती ज़मीनें ली जा रही हैं, और जहाँ पे नहीं देते हम वहाँ पे क्रिमिनल केसेस बनते हैं हमारे खिलाफ, टेररिज्म के पर्चे हुए ताकि लोगों से उनकी ज़मीन ली जाए। ये सरकार 1894 का कानून अप्लाई करके, जिसको कहा जाता है कि कॉलोनियल ज़माने का काला कानून है, उसके तहत लोगों की प्राइवेट ज़मीन, ज़रूरी ज़मीन उनसे हासिल की जाती है, जो कि जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है, पंजाब के शहरी है, लेकिन उनसे ज़मीन ली जा रही है ताकि इसको ब्राउन करें। तो शुरू से लेकर आखिर तक ना इस मंसूबे की कि लाहौर के साथ इतना बड़ा मंसूबा क्यों बनाया जा रहा है, वो एक मसला, और जिस तरीके से बनाया जा रहा है और लोगों को ज़बरदस्ती खाली करके बनाया जा रहा है, पूरा मंसूबा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है ये। इमरान साहब जी, मैं आपके इन्हीं सवालात में आपको इनको जवाब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लाहौर के साथ जो अटैच्ड एरिया था, इसको, ये अटैच्ड एरिया जो था, ये उसकी वही मिसाल थी जिस तरह पिंडी और इस्लामाबाद है। अगर इस्लामाबाद ना बना होता तो पिंडी एक्सपैंड करके उधर पहुंच चुका होता और ये शहर इसी तरह बढ़ जाता जिस तरह आज कराची है।
लाहौर में ये वाला जो एरिया था, इसमें मेरी वैसे already ऑब्जर्वेशन ये है कि आबादियां- हम इस लाहौर को अगला कराची बनाने जा रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, जंगलात काट नहीं के, सर, ज़राअत अगर की आप जमीन को खत्म करके। जी अगर आप कंट्रोल करेंगे ना, जी देखिए जी पॉपुलेशन वो फैक्टर है, और बिकॉज वो एक उधर शहर ऑलरेडी मौजूद है। आप मुझे ये बताएं एक मिनट के लिए, अगेन इस इक्वेशन से रूडा को निकाल दें, हाउ आर यू स्टॉपिंग द पॉपुलेशन गोइंग ऑन दैट साइड? आप तो रोक ही नहीं सकते, बिकॉज वो तो फैलते जा रहे हैं ना लोग। और जिनकी जमीनें हैं, बिकॉज ये कोई सरकार की जमीन है, जैसे इस्लामाबाद तो है नहीं कि जिसपे आप आराम से अपनी सर, डेवलपमेंट कर किसकी सकते मजाल हैं, होगी? आपकी शहर अपनी जमीन। फैलेगा, फॉरेस्ट जंगलात की जमीन किसकी मजाल होगी वहां जाके काट दें? नहीं नहीं नहीं, जो जंगलात लोगों की की जमीन वहां की बात पे नहीं कर ऑलरेडी रहा। एग्रीकल्चर जंगलात, लैंड है, फार्मर्स की, किसानों की, किसकी हिम्मत होगी कि वहां जाके वो सोसाइटीज कायम कर दे? कैसे हो सकता है ये? नहीं 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 नहीं, मैं उनकी बात सिर्फ नहीं कर रहा। देखें यहाँ पे सिर्फ सोसाइटीज नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा शादरा, फर्रुखाबाद, उसके ऑपोजिट मुल्तान रोड के साथ सारा एरिया, दिस इज नॉट जस्ट सोसाइटीज, ये नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन है जो वहाँ पे हम बन चुकी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड, या पिछले देखें 2014 से लेकर 2020 तक यहाँ पे 35% पॉपुलेशन का ग्रोथ रही है। रूडा नया शहर जब बना रही थी, प्रॉब्ली 2020 में 21 में, इसको जिस तरह स्टार्ट और पोर्ट्रे किया गया, यस देयर हैड बीन इश्यूज विद दैट प्रोजेक्ट एट दैट स्पेसिफिक टाइम, कि उसमें उनकी चीजों को प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी और ना अंदाजा था कि वो किस तरह करेंगे। बट वी एंड नाउ पंजाब गवर्नमेंट इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि इसको किस तरह लेके जाना है। हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, वी नो हाउ आर वी टेकिंग इट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, हम यहाँ पे मास्टर प्लान कर रहे हैं टू मेक इट अंडरस्टैंड कि किस एरिया में क्या चीज बननी चाहिए। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास स्मॉग की वजह क्या है? बिकॉज इसी एरिया में महमूद बूटी और ये सारा एरिया है जहाँ पे तकरीबन 2000 फैक्ट्रीज बन चुकी हैं ऑलरेडी लास्ट 15-20 साल से, जो कि इलीगल है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। ये तो पंजाब हुकूमत की नालायकी और नाअहली हुई ना कि वो ये जी, इलीगल काम अभी होने दे रहे हैं। और अगर आपने चले लोगों को मजीद बसाना था, लाहौर में तो, पंजाब में तो कई अरे ऐसे शहर हैं, वहां पे जाके शहजाद आप भाई, डेवलपमेंट करते हैं, जहाँ लाहौर पे के साथ काम 1.5 कर रहे करोड़ होते आबादी हैं, के साथ आप कह रहे वहाँ पे 1.5 भी करोड़ आप आबादी लोग मजीद ऐड कर देंगे हम। जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे भी आप लोग नहीं छोड़ रहे। जब मास्टर प्लान कर दिया और ये बताना शुरू कर दिया कि भाई इसी यूजेस को इस्तेमाल करो, इसको इस तरह ना बढ़ाएं, तो वहां पे भी फिर वो स्टार्ट हो गई। क्या इसको इसी तरह ही छोड़ दें इस एरिया को? नो, हमने उसमें चैनलाइज किया, 11% इंफ्रास्ट्रक्चर डाला ब्लू, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को 23% बढ़ाया। कोई जंगलात यहां पे नहीं कटे गए, जंगलात को यहां पे इंक्रीज किया, यहां पे कोई कटवाया नहीं गया। जो आप कल इसमें था 36%, हमने इसमें जो एरिया था वो ग्रीन रखवाया, मुख्तस किया, जबरदस्ती रखवाया कि यहाँ पे इसको आप कम नहीं कर सकते, कोई भी पॉपुलेशन आएगी उसमें ये करना पड़ेगा। प्लस ये पंजाब का, लाहौर का लोड लेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, अदालतें इस एरिया की अपनी कर लें कि वो सारी ट्रैवलिंग वापस लाहौर को ना हो। और अगर अगर माहौल की इतनी फिक्र होती तो कल ये दावर साहब है, माहिर माहौलियात हैं, उन्होंने बड़ा इस पे ट्वीट किया था। पहले भी उन्होंने बात की कि इससे पहले जो रावी रिवर रिवाइटलाइजेशन प्लान था, उसी के तहत करते हैं, दरिया भी आपका साफ हो जाता, जो पूरे एरिया का इकोसिस्टम है वो भी महफूज रहता। पूरा प्रोजेक्ट था जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूएस की ग्रांट से जी, रिवाइटलाइजेशन में एम्बैंकमेंट्स नहीं है। आप बगैर एम्बैंकमेंट्स के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वाला फ्लड कैसे कंट्रोल करेंगे? सो प्लीज अंडरस्टैंड, इसके ऊपर बहुत फिजिबिलिटी हुई है। मैं किसी की फिजिबिलिटी या किसी के सोच को नहीं कर रहा काउंटर, बट आप खुद सोचें लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन थी। हमने दरिया के लिए जो एक चीज जो आपने कहा ना कि 36% आपने कहा शायद हम इसको फॉरेस्ट रहने देंगे, इस पे भी अलीम खान साहब ने कल बात की। उन्होंने कहा देखिए ये हमें तो जब ऑब्वियसली एनओसी मिले उस वक्त मिले कि जब ये ग्रीन से ब्राउन हो चुका था, और आगे भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि हमने इसको ग्रीन रखा है, हमने यहाँ डेवलपमेंट करनी है, हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, सोसाइटीज बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है। यहाँ पर डेवलपेबल एरिया से जो ब्राउन एरिया है उसमें 36% ऑलरेडी साइट पे ग्रीन मुख्तस किया जा चुका है। तो उनकी बात तो सही थी, उनके वो तो अपने पार्क व्यू के लिहाज से एक इतराज के बारे में कह रहे थे, जहां पे लोग उनको कह रहे थे कि आपने ग्रीन का एरिया ब्राउन किया हुआ है। सो हिज आर्गुमेंट वाज कि रूडा ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रहा है तो वो तो ब्राउन में आता है, वो उस एरिया से कह रहे थे। मैं आपको एक ओवरऑल मास्टर प्लान की बता रहा हूं। ठीक है, एक ओवरऑल मास्टर प्लान में 36% इज देयर। एक और इशू जो रहा है वो ये, जिसका मैंने जिक्र भी किया, कि किसानों से उनकी जमीन इंतहाई कम दामों पे ली गई पहले, जो कि एक्विजिशन कर रही थी, हुकूमत कर रही थी उस वक्त, और इसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट भी गए और इस पे भी कल अलीम खान साहब ने बात की कि हमने तो बाद में जो लिए वो प्राइवेट टू प्राइवेट ही, और इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि मजीद आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, तो तरीकेकार चेंज हो गया है। लेकिन अभी भी प्राइवेट जो सौदे हो रहे हैं उस पर भी किसानों पर दबाव डाला जा रहा है। कभी उनके ट्यूबवेल वहां से उखाड़ के ले जाते हैं, कभी उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है, इस तरीके से उनसे जमीन ली जा रही है।
नहीं, ये स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज हो गया शहजाद साहब, और ये सारी जो नई अथॉरिटी स्टार्ट हुई थी उस वक्त, तो ये सारी खामियां थी, और वहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन की गई थी वो कम्प्लीटली स्टॉप की जा चुकी है। हमने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया है। वो तो मैं बता और रहा हूँ ना वहाँ आपको, पे ऐसी कोई हुआ है सिस्टम चेंज, ऐसी लेकिन कोई सिस्टम अभी भी कोई किसानों के फेवर में नहीं है। नहीं नहीं सर, फेवर में है, बिकॉज अभी किसी पे आप जबरदस्ती से तो वो नहीं करवा सकते, और ना ऐसा कोई भी केस किसी भी डेवलपर का हमारी उसमें आया अभी तक कोई ऐसे हमारे सर पास 2022 में तो आप भी आ गए थे, हमने पिछले साल 2024 में मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा ने यहाँ का दौरा किया था, और मरीम नवाज साहिबा ने आपसे बात की थी इस पे कि ये मसले के हवाले से बात हो रही है कि लोगों की जमीन जबरदस्ती उनसे ली जा रही है, और कहा था कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएं इसका। ये पिछले साल की बात है, सितंबर 2024 की। देखिए ये बिल्कुल ही करवाया, और ये उसी उसके बारे में था, एक्विजिशन के बारे में जो 2020 में हुई थी, फॉर ओनली दैट स्पेसिफिक एरिया, बिकॉज उसके अलावा ऐसी कोई एक्विजिशन नहीं हुई। और वहां पे जो लोग थे उनको हमने एडिशनल फिर कंपनसेट किया अथॉरिटी ने, बेस्ड ऑन दिस कि वो रेट स्लो था, तो लो था, और उसके बाद ऐसी कोई कंपनसेशन नॉट इवन अ सिंगल इंच हुई। सो दैट इज एब्सोल्युटली क्लैरिटी कि उसमें कोई ऐसी उसके बाद कंपनसेशन चीज नहीं हुई। जो जो ये सारी मिस्टेक्स कह दें, खामियां कह दें, जो इनिशियली की गई उस वक्त लेकिन अथॉरिटी ने, अभी इस पर मैनेजमेंट ने, सुप्रीम गवर्नमेंट ने। कोर्ट का कोई बहरहाल फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं आया, तो इसका मतलब जो है ये स्टे नहीं, पे ही चल मैं रहा है थोड़ा सा मामला। नहीं, मैं वही एक्सप्लेन कर दूं। अथॉरिटी जो थी वो पार्लियामेंट का इख्तियार था जो अथॉरिटी को बनाया गया था, और 2022 में इसमें हमने इसका जो एक्ट था वो दोबारा पार्लियामेंट से री इंटैक्ट किया था और दूसरा बना लिया था। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो इशू था, और जो मास्टर प्लान में उन्होंने इश्यूज किए थे वो, और फिर उन्होंने जो एक्विजिशन के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो बेस्ड ऑन दैट था। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द बट उसकी अपील अथॉरिटी के ऊपर, 2022 से उसके उसकी ऊपर कोई कोई समाप्त ऑर्डर नहीं है। हुई है, उसकी भी अपील जो है वो दायर की गई थी, उस पर कोई समाप्त जी नहीं जी हुई है जी, 2022 फॉर से। दैट स्पेसिफिक जी। पर्पस ऑफ हाउसिंग, और उसको हमने फैसले को उसी तरह ही रखा। उसके बाद हमने कोई एक्विजिशन भी नहीं सही। की, कोई फोर्स एक्विजिशन में हम नहीं गए। अथॉरिटी का स्ट्रक्चर ठीक किया, उसमें जो खामियां थी वो भी हटवाई, और उसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं होनी थी कि जो इसके अगेंस्ट हो। ये आपका क्लेम है, लेकिन ऑब्वियसली जो कुछ लोगों से मैंने भी बात की वो कह रहे हैं कि अभी भी हम पे जो है वो इस तरह के दबाव डाले जाते हैं। आई नो पीपल जो कि कहते हैं कभी हमारा ट्यूबवेल नहीं, लेके चले जाते हैं, अगर इस अगर तरह के हो, इश्यूज बिकॉज हैं। अभी और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नहीं हो सकता कि अथॉरिटी 2020 तो के एक, वाकयात मरियम 2024 में लेकर आई हूँ आपके पास। मरियम नवाज अगर 2024 में लेकर आई होंगी, इसका मतलब उसी वक्त के वाकयात होंगे ना वो। नहीं 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 नहीं, पुरानी थी ये अथॉरिटी, तो अब एक्विजिशन नहीं कर रही। अगर कोई पार्टीज डेवलपर्स किसी भी किसान को तंग इस तरह कर रहे हैं तो आर ऑफिसर्स आर देयर, हम कंप्लेंट हमेशा लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी हुआ है। बहुत तो वो बहुत प्लीज शुक्रिया, हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।